नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहार झारखंड के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ दिव्या। एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। झारखंड के दुमका में विदेशी महिला से दुष्कर्म सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष ने घटना को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलाने की कही बात। दुमका में भारत घूम रहे स्पेन के महिला से दुष्कर्म का मामला। पुलिस ने मामले को लेकर किया एसआईटी का गठन। 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी। जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय का पहला दीक्षांत समारोह। कार्यक्रम में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन हुए शामिल। 1014 छात्राओं को प्रदान की डिग्री। गुमला में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस। डीसी कर्ण सत्यार्थी ने मतदान जागरूकता को लेकर की चर्चा। 80% से ज्यादा मतदान करने का लिया लक्ष्य। और गुमला में नए एसपी शंभू सिंह ने किया पदभार ग्रहण। अपराधियों नक्सलियों पर लगेगी लगाम। आगामी चुनाव को शांतिपूर्ण कराने की कही बात। और इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आपको बता रहे हैं, जहां पर कल्पना सोरेन जो है राजनीति में अपना पदार्पण करेंगी। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी है कल्पना सोरेन। 10 मार्च को बरहेट में कल्पना सोरेन करेगी जनसभा। हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद सक्रिय राजनीति में जाने की चर्चा थी जोरों पर। सक्रिय राजनीति में कदम रखेंगी कल्पना सोरेन। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां राजनीति में कल्पना सोरेन का पदार्पण। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी है कल्पना सोरेन। 10 मार्च को बरहेट में कल्पना सोरेन करेंगी जनसभा। हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद से राजनीति में आने की अटकलें चल रही थी। अटकलों पर लगा विराम। सक्रिय राजनीति में अब कदम रखेंगी कल्पना सोरेन। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए राज्य समाज संवाददाता जुड़ गए हैं। आशीष प्रसाद, आपसे जानना चाहेंगे कि कल्पना सोरेन की जो है राजनीति में अब एक्टिव होती नजर आ रही हैं, उनका जो है इस पर सक्रिय हो गई हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने, जो कि इस बार बात सामने आ रही है कि बरहेट विधानसभा क्षेत्र में अपने जनसभा में संबोधित करेगी। आपको बताते चले कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहले से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि कल्पना सोरेन इस बार की चुनावी जंग में लड़ने के लिए तैयार होने वाली है। उसी को लेकर कई कयास पहले से भी लगाया जाता। जब हेमंत सोरेन को जेल के सलाखों के पीछे जब भेजने की बात सामने आ रही थी, उस समय बताया जा रहा था कि आने वाले समय में कल्पना सोरेन अगला चेहरा हो सकती है। अब ये देखने वाली बात होगी कि यदि चुनाव की लड़ाई में कल्पना सोरेन बीच में आती है तो कितनी बेहतर झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए बेहतर प्रयास होगा। क्योंकि कल्पना सोरेन राजनीतिक कदम में कभी भी सामने नहीं आई थी। पहला कदम ऐसा होगा कि वो राजनीतिक का कदम अपना कदम रखेगी। अब ये पहली बार में कितना असर होगा। हालांकि बताया जा रहा है कि उन्होंने कई धार्मिक कार्यक्रम, कई धार्मिक स्थलों में उन्होंने अपना पायदान रखा, लेकिन इस बार की चुनाव की लड़ाई के लिए वो सामने आ रही है। अब क्या लगता है कि जनता कितना उम्मीद करती है, कितना भरोसा उन पर करती है कि कल्पना सोरेन इस बीच में आते हैं और जनता की सेवा के लिए कितना बेहतर प्रयास कर पाती है। जी आशीष, लोकसभा चुनाव से पहले जेएमएम का मास्टर स्ट्रोक कल्पना सोरेन जो है अब सक्रिय राजनीति में नजर आएंगी और पार्टी की जो है बागडोर संभालेंगी। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। 10 मार्च को बरहेट में कल्पना सोरेन का जनसभा को संबोधित करेंगी कल्पना सोरेन। बता दें, राजनीति में कल्पना सोरेन का आगमन। सक्रिय राजनीति में आ रही हैं कल्पना सोरेन। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के आखिरी दिन की शुरुआत हंगामेदार रही। हंगामेदार शुरुआत हुई है। उस सदन के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों विधायकों ने दुमका में विदेशी महिला से सामूहिक दुष्कर्म की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। हालांकि विपक्ष ने इस मामले में दुमका एसपी को हटाने के साथ ही दोषी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है।
वहीं सत्ता पक्ष ने विपक्ष को इस मामले में राजनीति न करने की भी सलाह दी है। इस दौरान बीजेपी विधायक ने सत्ता पक्ष पर अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण देने का भी आरोप लगाया। इसके साथ ही मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने प्रतिक्रिया दी है। बाबूलाल ने संबंधित सभी पुलिस अधिकारियों को बर्खास्त करने की मांग की है। वहीं घटना को लेकर सत्ता पक्ष के विधायकों ने भी नाराजगी जताई है। वहीं जेएमएम विधायक बैजनाथ राम ने इस घटना को शर्मनाक बताया और सरकार को मामले पर कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं कांग्रेस विधायक ने एक महिला होने के नाते इस मामले को सदन में उठाने की बात कही और घृणित काम करने वाले दोषियों को जल्द सजा दिलवाने की भी बात कही है। हसदिया थाना क्षेत्र अंतर्गत एक स्पेनिश महिला के साथ दुष्कर्म हुआ है महोदय, और उस स्पेनिश महिला के साथ दुष्कर्म करने में मामले की लीपापोती के लिए थाना प्रभारी और एसपी अमादा है अध्यक्ष महोदय। ये पूरे झारखंड की बदनामी नहीं, ये पूरे देश की बदनामी है अध्यक्ष महोदय। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि एसपी को तत्काल सस्पेंड किया जाए और मामला हमारे जो है संसदीय कार्य मंत्री उनके संज्ञान में आए और जांच कमेटी तुरंत बैठा के अध्यक्ष महोदय, स्पेनिश महिला के साथ बलात्कार हुआ, 8 लोगों ने बलात्कार किया और बलात्कारियों को पॉलिटिकल संरक्षण मिल रहा है अध्यक्ष महोदय। ये बहुत ही दुखद घटना है और मैंने डीजी पुलिस से भी बात किया है सवेरे, और मैंने कहा कि एक तो प्रॉपर उसका इलाज हो और जो भी उसके दोषी हैं उन लोगों को कठोर से कठोर सजा मिले, ताकि फिर कोई दूसरे लोग हिम्मत नहीं कर सके इस प्रकार के दरिंदगी करने की। और तीसरा मैंने कहा कि जो यहाँ पुलिस है वहां पर, इन लोगों को यहाँ से वहां तक सस्पेंड कर देना चाहिए। निश्चित रूप से ये बहुत ही शर्मनाक है और एक महिला होने के नाते ये सारा चीज जब सुनने को मिलता है तो पूरा हमें झिंझोर के रख देता है। इस तरह का मामला आज भी हमारे समाज में इस तरह के लोग जो हिम्मत करते हैं महिलाओं के साथ गलत करने के लिए, जो महिलाओं को बस एक वस्तु समझते हैं, और ये निश्चित रूप से ऐसे लोगों को सबक सिखाने का जरूरत है। और आज के समय में भी अगर हम लोग, ये तो सदियों से ही चलता आ रहा है, लेकिन आज महिलाएं काफी सशक्त हो गई है, उसके बाद भी इन सब चीजों को फेस करना पड़ रहा है, तो हमारी सरकार निश्चित रूप से इस पे कार्रवाई करेगी। गलत है, घटना है और हम उसकी निंदा करते हैं। गलत है, सरकार को उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। और वहीं दुमका में स्पेनिश युवती के साथ दुष्कर्म की घटना को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कड़ी निंदा की है और इसे दुर्भाग्यपूर्ण, शर्मनाक और शर्मसार करने वाली घटना बताया। इस दौरान बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि हेमंत सोरेन पार्ट 2 सरकार में महिलाएं पूर्णतः असुरक्षित हैं। प्रतुल शाहदेव ने मांग की है कि अविलंब एसआईटी का गठन कर दोषियों की गिरफ्तारी हो और स्पेनिश महिला को हर संभव सहायता पहुंचाई जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि इस घटना की गूंज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी सुनाई देगी। इस घटना ने राज्य सरकार के विधि व्यवस्था की पोल खोल दी है। ये राज्य सरकार के मुंह पर करारा तमाचा है। राज्य सरकार को अविलंब कठोर कार्रवाई इस पर करनी चाहिए। दुमका में जो कुछ भी हुआ, जिस तरीके से एक स्पेनिश युवती के साथ गैंग रेप हुआ, ये बेहद ही शर्मसार करने वाली, शर्मनाक, दुर्भाग्यपूर्ण, रोंगटे खड़ी करने वाली घटना है। जब एक स्पेनिश युवती के साथ दरिंदों ने गैंग रेप किया और उसको बहुत ही बदहाल स्थिति में छोड़ दिया। ये चंपई सोरेन सरकार जो झारखंड में है, जो खुद को हेमंत सोरेन पार्ट 2 बताती है, हेमंत सोरेन पार्ट 1 में भी महिलाओं के साथ अत्याचार की संख्या नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार रिकॉर्ड पर पहुंच गई थी और ये संख्या और बढ़ती जा रही है। महिलाएं पूर्णतः झारखंड में असुरक्षित हैं, लेकिन जो स्पेनिश महिला के साथ हुआ वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी गूंज सुनाई देगी और ये सरकार के लिए मुंह पर एक करारा तमाचा है। वहीं दुमका जिले में अपने पति के साथ बाइक पर टूर के लिए निकली स्पेनिश महिला के साथ 8 लोगों ने बीती रात दरिंदगी की घटना को अंजाम दिया। पीड़ित महिला को चिकित्सा के लिए दुमका डीएमसीएच लाए जाने के बाद पूर्व मंत्री लुइस मरांडी और दुमका सांसद सुनील सोरेन डीएमसीएच पहुंचे, जहां पर उन्होंने घटना की कड़ी निंदा की और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। इधर पुलिस ने घटना की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है। पुलिस के मुताबिक बंगाल से नेपाल जाने के क्रम में वे हसनडीहा थाना क्षेत्र के कुरमाहट गांव पहुंचे थे और कुंजी बस्ती के पास रात्रि विश्राम के लिए अस्थायी कैंप लगाया था। फिलहाल पुलिस इन तीनों लोगों को हिरासत में लेकर के पूछताछ कर रही है। जैसी सूचना मिली हम लोग ने त्वरित कार्रवाई किया
इसमें शामिल कुछ लोगों को डिटेन किया, इसमें उद्भेदन हुआ है और जो शेष बचे अपराध कर्मी इसमें उसको अविलंब गिरफ्तार किया। पता चला सर कितने लोग? महिला के द्वारा हम लोगों को 7 लोगों के बारे में बताई गई है और सत्यापन कर रहे हैं। उतने लोगों की बात प्रकाश में आई है, अनुसंधान चल रहा है। जल्द ही इसमें हम लोग बाकी लोगों को अरेस्ट करेंगे। कितने लोग हिरासत में? अभी 3 लोगों को हम लोगों ने डिटेन में लिया है और शेष लोगों को जल्द ही हम लोग गिरफ्तार करेंगे। पीड़िता की क्या स्थिति है? बातचीत के क्रम में तो सामान्य दिखी और विशेष अभी मेडिकल चेकअप हो रहा है। दुखद घटना है और जिस तरह से घटना को अंजाम दिया है, निश्चित रूप से प्रशासन अपना काम कर रही है और निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई की जाएगी। 2 आदमी पकड़ाया है और बाकी लोग को पकड़ाना बाकी है, वो भी सारे लोग पकड़ाएंगे और निश्चित रूप से उस पर जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही साथ हम कहेंगे कि राज्य सरकार जो हालात है, अभी का वर्तमान हालात है, यहाँ जो है शासन नाम का चीज नहीं है, शासन का कोई डर नहीं है, जो जिसको मन आता है वही करता है। और इस तरह का घटना करना आप समझ सकते हैं कि हमारा विदेशी मेहमान है और उसके साथ उस तरह का घटना होना तो देश का जो है बदनाम करने वाली है। वहीं झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। शनिवार को आयोजित इस दीक्षांत समारोह में 1014 छात्रों को डिग्रियां जो हैं वो दी गई है और साथ ही 28 छात्राओं को गोल्ड मेडल भी प्रदान किए गए। डिग्री और गोल्ड मेडल मिलने के बाद छात्राओं के चेहरे पर खुशी का माहौल देखा गया। वहीं मौके पर जो है राज्यपाल ने छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना की है। कार्यक्रम के दौरान जिले के उपायुक्त और एसएसपी सहित अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। Yes, we celebrate the first convocation of Jamshedpur Women's University, situated in an area renowned for its iron industry and mineral wealth. It is truly a joyous moment as we witness the climax of years of hard work and dedication by the students. First, I extend my heartiest congratulations to the best wishes to all the daughters receiving their degrees today. Your achievement symbolizes your determination and commitment to excellence. On this joyous occasion, I also extend my congratulations and the best wishes to their family members, teachers, and everyone associated with the university family. Jamshedpur University holds a special place in the Kolan region, vital in promoting women's education from its beginning as an intermediate college to its growth into a full-fledged university today. और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां भारतीय जनता पार्टी ने की झारखंड लोकसभा की 11 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा। जयंत सिन्हा की जगह मनीष जायसवाल को मिली हजारीबाग की सीट। वर्तमान में हजारीबाग विधायक है मनीष जायसवाल। राजमहल से ताला मरांडी को दिया गया टिकट, बाकी सभी सांसदों का टिकट बरकरार। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां बीजेपी ने झारखंड लोकसभा की 11 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। और इसी खबर पर जरा जानकारी के लिए आशीष प्रसाद रांची से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। आशीष, भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड की जो है 11 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। कौन ये उम्मीदवार है और कौन कौन सी सीट से जो है इनका नाम का ऐलान किया गया है, साथ ही वर्तमान में मौजूद कितने सांसदों का टिकट कटा है? जी बिल्कुल, झारखंड लोकसभा सीट की बात करें, किया जाता है टोटल 14 लोकसभा सीट है, जो कि 11 सीटों में भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की जगह फिक्स कर दी है। जिसमें से बताया जा सकता है कि राजमहल से ताला मरांडी, जो कि पहले हेमलाल मुर्मू पहले थे, और दूसरी बात किया जाता है दुमका से सुनील सोरेन, गोड्डा से निशिकांत दुबे, कोडरमा से अन्नपूर्णा देवी, रांची से संजय सेठ, जमशेदपुर से विद्युत चरण महतो, सिंहभूम से गीता कोड़ा बता दें कि गीता कोड़ा हाल ही में कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी का दामन थामी है। और उसी बीच
उन्हें एक बड़ी जिम्मेवारी भारतीय जनता पार्टी की ने दे दिया है। आगे बताते चले कि खूंटी से अर्जुन मुंडा लोहरदगा से समीर उरांव जो कि पहले सुदर्शन भगत थे, पलामू से बीडी राम, हजारीबाग से मनीष जायसवाल की बात किया जाए, मनीष जायसवाल की जगह पहले जयंत सिन्हा के बागडोर संभालने के लिए मिला था, लेकिन इस बार की टिकट उन्हें न मिलकर मनीष जायसवाल को मिला है। तो ये चीजों को देखते हुए तमाम बातें की जा सकती है कि टोटल 11 लोकसभा सीट में भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवार खड़ा कर दिए। 3 सीट ऐसे खाली बचे हुए हैं जिस जगह पे अभी भी संशय बना हुआ है। गिरिडीह की बात किया जाए तो आज से पहले से ही अलायंस पर लड़ती आई है, वहां पे चंद्र प्रकाश चौधरी का नेतृत्व होना है, लेकिन अभी तक उनको लिस्ट में शामिल नहीं किया गया। चतरा की बात किया जाए तो चतरा के अभी फिलहाल के एक मंत्री है जो कि सूत्रों के मुताबिक यह बताया जा सकता है कि सत्यानंद भोक्ता जो है वो काफी लंबे समय से इस सुर्खियों से बात सामने आ रही थी कि उन्हें आरजेडी छोड़ भारतीय जनता पार्टी में आना है, लेकिन आने वाला समय बताइए कि क्या वो पार्टी को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आते हैं या नहीं। अभी भी इसमें संशय बना हुआ है। एक जगह और बाकी है जहां पे अभी भी कह सकते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने अपना सारा सीट को भरने की तैयारी में है, चुनावी जंग में लड़ने की तैयारी में पूरा मूड में है। हालांकि एक बात और बड़ी बात सामने आती है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी चेहरे को दे दे तो वो अपना अधिकार, अपना मत, उनकी जो भी वोटर्स होते हैं उन्हें सही जगह पे मिलना सुनिश्चित हो जाता है। जी आपने जानकारी दी कि 14 लोकसभा सीटों में से जो है 11 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है। साथ ही आपने जो 3 सीटें हैं उस पर उम्मीदवारों के ऐलान की घोषणा नहीं की गई है, उसकी भी आपने जानकारी दी। तो आशीष, कहीं ना कहीं जो है राजनीतिक पैच तो जरूर फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। तभी 14 में से मात्र जो है 11 सीटों पर तो ऐलान कर दिया और मात्र 3 सीटों पर अभी तक ऐलान नहीं किया गया है। इसके पीछे क्या राजनीतिक कारण हो सकते हैं? जी बिल्कुल, चंद्र प्रकाश चौधरी जो कि आजसू से पहले से भी लोकसभा में है, जो कि भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में भी है, शामिल है, उन्हें यह सीट निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि उनकी जगह चंद्र प्रकाश चौधरी ही लेंगे। हालांकि चतरा की बात की जाए तो वहां भी अभी संशय बने हुए। दूसरी धनबाद की बात की जाए तो परशुराम नाथ सिंह है जो कि उन पर भी संशय बना हुआ है। काफी एड़ी बेची की बात सामने आ रही है। अभी कुछ समय बाकी कुछ दिन की बात ही उन्हें उस सीटों में उम्मीदवार भरने की तैयारी में रहेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस बार किसी प्रकार से चूक न करना चाहेगी, क्योंकि अब की बार 400 के पार के जो नारा लग रहे हैं उन्हें पूरा करने में वो किसी प्रकार की कोई भी कसर छोड़ने के काबिल नहीं होगी। और देखने वाली बात होगी कि कितना बेहतर हो सकता है इस बार की पार्टी का और मोदी सरकार की तीसरी बार की लड़ाई कितना बेहतर हो सकता है। जी बिल्कुल, गिरिडीह, धनबाद और चतरा से जो है अभी तक उम्मीदवारों के नामों की घोषणा नहीं की गई है। कहीं ना कहीं जो है राजनीतिक पैच फंसता हुआ दिखाई दे रहा है और इन 3 सीटों पर जो है संशय अभी भी बरकरार है। झारखंड की 11 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष इस तमाम जानकारी के लिए। और वहीं झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन सिंहभूम चैंबर ऑफ कॉमर्स के कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। आपको बता दें कि सिंहभूम चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के तत्वावधान में आयोजित संवाद कार्यक्रम में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन चैंबर भवन पहुंचे, जहां उन्होंने चैंबर के सदस्यों, व्यापारियों और उद्यमियों को संबोधित किया। Even if we are having our own money, this is our state, even then how we will risk ourselves by investing? Dadagiri is there, Dandal is there, this is there, that is there. If you open anything, they will come and everybody asks money. Ultimately, nobody can compete with others. What you need is, first is law and order situation. Then the investors will come automatically. गुमला जिले में 80% से अधिक मतदान कराने को लेकर के प्रशासन जागरूकता अभियान चलाने जा रहा है। आपको बता दें कि गुमला जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने बताया कि इस बार प्रत्येक बूथ पर 80% से ज्यादा मतदान हो, इसको लेकर के जिला प्रशासन विशेष अभियान चलाएगी। साथ ही लोगों से अपील भी करेगी और उन्होंने कहा कि लोग निर्भीक होकर के लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लें, ऐसी अपील जो है प्रशासन के द्वारा की जाएगी।
एब्सेंटी वोटर्स 2 कैटेगरी के जो PWD दिव्यांगजन हैं और सीनियर सिटीजन्स 85 से ऊपर के हैं, उन्हें ये ऑप्शन दिया जाएगा कि यदि आप नहीं अपने मतदान केंद्र पर आ सकते हैं तो आप जो है पोस्टल बैलेट के थ्रू अपने घर से भी वोट कर सकते हैं। जो व्यक्ति मतदान केंद्र आने के लिए इच्छुक हैं बट किसी कारण से उनको कोई समस्या है और वो नहीं आ सकते हैं, उनके लिए हम लोग ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था भी करेंगे, वैसे दिव्यांगजन और सीनियर सिटीजन। पोलिंग का टाइमिंग कुछ बढ़ाया गया था? देखिए, पोलिंग सुबह 7 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक होगी। तो हमारा ये मानना है कि इससे भी लोगों को थोड़ी सहूलियत होगी और वो वोट करने अपने इच्छा अनुसार सही समय पर आ पाएंगे। वहीं गुमला जिले में नए एसपी के रूप में शंभू सिंह ने पदभार ग्रहण किया है। इस मौके पर नए एसपी ने पत्रकारों से बातचीत की और कहा कि जिले की सुरक्षा व्यवस्था पर हमारी कड़ी नजर रहेगी। अपराधी और नक्सलियों पर लगाम लगाने की बात करते हुए उन्होंने कहा कि जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न कराए जाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट अभी लोकसभा का चुनाव बहुत जल्दी अनाउंस होने वाला है, तो पहली प्राथमिकता तो है कि ये चुनाव बिल्कुल शांतिपूर्ण और एक अच्छे वातावरण में जो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन को कंडक्ट कराना। सेकेंडली, जो गुमला पुलिस पिछले दिनों में जो अच्छे काम कर रही थी, चाहे वो नक्सल फ्रंट पे हो, क्राइम क्रिमिनल पे हो, और पुलिस और पब्लिक रिलेशंस को है उसको और आगे बढ़ाना है। और पब्लिक के सहयोग से गुमला पुलिस अपने जो उनकी कोर पुलिसिंग है उसको एस्टैब्लिश करेगी। यहाँ पे पहले भी बहुत अच्छे काम हुए, उसी काम को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। वहीं बांका के गुड़ियारी से बीजेपी ने लाभार्थी संपर्क अभियान की शुरुआत शनिवार को कर दी है। इस क्रम में बीजेपी कार्यकर्ता घर घर जाकर मोदी की गारंटी के स्टिकर लगाने का काम कर रहेंगे। इस अभियान में मुख्य रूप से बीजेपी क्षेत्रीय प्रभारी, आईटी, सोशल मीडिया प्रभारी रंजीत यादव और बीजेपी जिला उपाध्यक्ष मुकेश सिन्हा उपस्थित रहे। कार्यकर्ताओं ने बांका प्रखंड अंतर्गत गुड़ियारी में लाभार्थियों के घर पहुंचकर मोदी सरकार से लाभान्वित भाइयों बहनों से संवाद किया। साथ ही योजनाओं के लाभार्थियों को मोदी की गारंटी के बारे में बताया और घर घर जाकर लाभार्थियों की समृद्धि मोदी की गारंटी का स्टिकर भी चिपकाया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न योजनाओं के विषय में इनसे जानते हैं कि इनको क्या क्या लाभ मिला है। श्याम जी नमस्कार, जय श्री राम। आप ये बताइए कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी द्वारा चलाए जा रहे योजना में क्या ये आवास आपको प्रधानमंत्री जी आवास के तहत मिला है? हाँ, प्रधानमंत्री। और भी कोई योजना का लाभ मिला है? शौचालय मिला है। हाँ, और राशन मिलता है। ये 3 योजना का लाभ अभी आपको वर्तमान में मिल रहा है। किसान सम्मान निधि जो 100,000 रुपया मिलता है वो। अच्छा, ठीक। तो आपको प्रधानमंत्री जी के द्वारा 3 योजनाओं का लाभ मिला है, आवास, राशन और शौचालय। वहीं सांसद गीता कोड़ा ने चक्रधरपुर में लाभार्थी संपर्क अभियान चलाया। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के साथ ही सांसद गीता कोड़ा ने क्षेत्र के लोगों से मुलाकात कर पीएम की योजनाओं की जानकारी देने का काम शुरू कर दिया है। इसी क्रम में शनिवार को सांसद गीता कोड़ा ने चक्रधरपुर में लाभार्थी संपर्क अभियान चलाया। सांसद ने बस्ती में प्रधानमंत्री की योजनाओं के बारे में लाभार्थी और वहां पर रहने वाले आम नागरिक से संपर्क कर केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही योजना के बारे में बताया। और वहीं जामताड़ा उपायुक्त शशि भूषण मेहरा ने मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। बता दें कि कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में आयोजित इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2024 से संबंधित आंकड़ों की जानकारी दी गई है। जहां शशि भूषण मेहरा ने बताया कि जामताड़ा जिले में 22 जनवरी 2024 तक जिले में कुल मतदाताओं की संख्या 5,91,906 है। इस बार 18 साल से 19 साल के बीच नए मतदाता सूची में 10,019 मतदाताओं का पंजीकरण किया गया है। साथ ही जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने आगे कहा कि जो 18 साल के ऊपर आयु वाले मतदाता सूची में नहीं हैं, वे लोग अपने अपने मतदान केंद्र के बीएलओ से मिलकर के अपना नाम पंजीकरण करवा सकते हैं। बीएलओ बैठी रहेंगी दिन भर 10 बजे से 4 बजे 5 बजे तक। वहां पर कोई भी आदमी जाकर देख सकता है और मिलान कर सकता है वोटर लिस्ट से
कि इनका नाम कहीं छूटा हुआ तो नहीं है। और सभी पॉलिटिकल पार्टी से भी मैंने अनुरोध किया है कि जाके अपने कार्यकर्ताओं से कहा जाए और अपने अपने जगह पर जाकर बीएलओ से मतदाता सूची लेकर उसका सत्यापन कर ले कि कहीं किन्हीं का नाम तो छूटा हुआ नहीं है। वहीं पाकुड़ में 2 लाख की लागत से बनने वाली अबुआ आवास में अब तक कुल 6,649 आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें से 3,597 लाभुकों के खाते में पहली किस्त भेज दी गई है। साथ ही शेष लाभुकों के खाते में 5 मार्च तक पहली किस्त भेज दी जाएगी। इसी बीच अबुआ आवास चयन प्रक्रिया को लेकर उपायुक्त मृत्युंजय कुमार बरनवाल लोगों को शिकायत दर्ज करवाने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर उन्होंने जारी किया है। साथ ही कहा है कि अगर अबुआ आवास चयन प्रक्रिया में गड़बड़ी पाई जाती है तो गड़बड़ी में शामिल लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। स्तर से इसमें बकायदा है सो मोबाइल नंबर भी जारी किया गया है कि जहां पर लोग अपना कंप्लेन क्या बोलते हैं कि बता सकते हैं, है ना, और उसकी जिस पर जांच किया जाएगा, चेक किया जाएगा। तो इसमें शिकायतें इस तरह नहीं हो सकती है। लोगों को जानकारी के अभाव मेरे द्वारा जब लोगों से जो इंटरेक्शन होता है एवरी ट्यूसडे और फ्राइडे को, तो लोग हमारे पास आते हैं। सबसे पहले मैं यही कहता हूं कि आप परमानेंट वेटिंग लिस्ट में अपना नाम चेक कीजिए, उसके बाद बताइए। और जितनी भी शिकायतें हमारे पास आए उसमें जांच कराने पर पता चलता है कि फील्ड में कि काफी शिकायतें ऐसी होती हैं जो लाभुक कहते हैं कि मैं बहुत गरीब हूँ, क्या बोलता हूँ कि मेरे पास कच्चा मकान है, लेकिन चेक करने के बाद पता चलता है कि उसके अपने पक्का मकान है दूसरी जगह पर। बिहार झारखंड का एक खास बुलेटिन देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।